Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So correlation analysis की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो अभी तक हमने जो पढ़ा इससे पहले की वीडियोस में हमने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसका एक ओवरव्यू लिया, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन स्टडी किए और मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने स्टडी किया. लेकिन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने स्टडी किया दैट वाज कार्ल पियर्सन्स coefficient of correlation. Carl Pearson's coefficient of correlation, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं हम स्मॉल r के साथ, राइट? और इसमें हम क्या करते थे? हमें x और y की वैल्यूज गिवन होती थी और इन दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, राइट? यही किया हमने अभी तक. अब आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो ये नाम इसलिए है क्योंकि एक तो स्पीयरमैन इसलिए क्योंकि इट इज गिवन बाय अ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट. और क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यूज की जगह रैंक्स यूज करेंगे इसलिए हम इसे बोलते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज की बजाय हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट किसके बीच में निकालना है? रैंकिंग्स के बीच में. तो रैंकिंग का एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए जैसे x और y में सपोज हमें गिवन है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में, सपोज मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स गिवन है और दूसरे में मार्क्स इन मैथमेटिक्स गिवन है. ठीक है, अब हमें सपोज 10 स्टूडेंट्स का डेटा गिवन है 1 से लेकर 10 तक, राइट? और हमें गिवन है सपोज हमने पहले स्टूडेंट से पूछा कि उसके स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स हैं. ठीक है, सपोज उसके हैं 40 और मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? 50. दूसरे स्टूडेंट से पूछा तो उसने कहा स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स हैं 45 और मैथ्स में मार्क्स हैं 44. इस तरीके से हमने 10 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया. फिर इन वैल्यूज के बीच में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जब हम बात करेंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की तो हम इन वैल्यूज का नहीं, हम किसका करेंगे? रैंक्स का कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो कहने का मतलब ये है कि हम इन मार्क्स के बेसिस पर देखेंगे कि फर्स्ट रैंक कहाँ पर बनता है, सेकंड रैंक कहाँ पर बनता है. तो अगर तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में रैंक्स गिवन है तो फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट कर लेना है. लेकिन अगर वैल्यूज गिवन है और बोला जाता है रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करो तो पहले हमें वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा रैंक्स में. ठीक है, और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है, तो इस केस में हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट से हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, वहां स्मॉल आर था, यहाँ हम यूज करते हैं कैपिटल आर. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमें किन केसेस में ये रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टडी करना है. तो देखिए जो हमें क्वेश्चंस आते हैं उनके मेनली 3 केसेस होते हैं. पहला होता है व्हेन रैंक्स आर गिवन. व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली रैंक्स गिवन होंगे. दूसरी सिचुएशन होगी व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, मतलब हमें वैल्यूज गिवन होंगी तो पहले हम उनको रैंक्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और तीसरी सिचुएशन आती है इक्वल रैंक्स की. ठीक है, जहां पर जैसे होता है ना कोई दो स्टूडेंट्स हैं उनके एक जैसे मार्क्स हैं तो उनकी रैंकिंग को हम 1 और 2 नहीं बोल सकते, दोनों की सेम रैंकिंग होती है. ठीक है, हम डिफरेंट रैंक्स उनको नहीं दे सकते. तो पहली सिचुएशन व्हेन रैंक्स आर गिवन, दूसरी सिचुएशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, हमें रैंक्स बनाने हैं, और तीसरा जहां पर इक्वल रैंक्स बनते हैं. ठीक है, अब इन दो केसेस में हमारा फॉर्मूला रहता है सेम. ठीक है, सिर्फ शुरू में हमें चेंज क्या करना है कि रैंक्स गिवन नहीं है तो हमें रैंक्स बनाने हैं, बाद में फॉर्मूला सेम यूज होना है. ठीक है, और इक्वल रैंक्स के केस में ये वाला जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इसी में थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है और हमें इक्वल रैंक्स के केस के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला पहले वाले केस में व्हेन रैंक्स आर गिवन और रैंक्स आर नॉट गिवन. ठीक है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है आइए देखते हैं. तो हम यहाँ पहले लिख ही लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. व्हेन रैंक्स आर गिवन और नॉट गिवन. ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में हमारा क्या फॉर्मूला बनता है देखिए, लिखना है हमने कैपिटल आर के साथ. आर इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी याद करने के लिए. 1 माइनस, ध्यान से देखना है आपने ये फॉर्मूला,
6 into summation of d square divided by n cube minus n। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये होल डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये जो सेकंड वाली टर्म है इसके नीचे हमने लिखा है डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n और 1 बाहर है, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाय लिख देते हैं और उसकी वजह से सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, कैपिटल R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। अब यहाँ पर ये तो सिंपल है, एन हमें पता है क्या होता है, ये तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट में पढ़ा था कि ये नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि x की 10 और y की 10 दोनों वेरिएबल की 10 प्लस 10 20 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, पेयर्स में देखना होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी नंबर ऑफ पेयर्स या फिर नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, राइट। उसके बाद एक ही चीज रहेगी d। तो d क्या होता है, d इज इक्वल टू रैंक्स डिफरेंसेस, ठीक है। जो दो रैंक्स हमें गिवन होंगे उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर x और y हमें दो रैंक्स गिवन है, सपोज x का 2 और y का 3, तो हमारा डिफरेंस ऑफ रैंक्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन फॉर्मूले में d स्क्वायर है तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम में हमने d स्क्वायर करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी इसका सारा जो प्रोसीजर है, सारे स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात फॉर्मूले की। चलिए अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। Okay, so question number 1. From the rankings of 10 students in two subjects A and B given below, find rank correlation coefficient. तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, we have to find rank correlation coefficient capital R। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट। दूसरा हमें इंफॉर्मेशन गिवन है रैंकिंग्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें रैंकिंग्स जो गिवन है, देखिए हमें ए और बी सब्जेक्ट्स की रैंकिंग्स गिवन है, अब यहाँ पर मार्क्स गिवन नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट स्टूडेंट को देखें तो उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ए में उसका रैंक 6 बनता है और सब्जेक्ट बी में उसका रैंक 3 बनता है, ठीक है। अब ये मार्क्स गिवन नहीं है, रैंक्स गिवन है। उसी तरीके से अगर हम सेकंड स्टूडेंट देखें तो उसके जितने भी मार्क्स आए होंगे उस हिसाब से उसका सब्जेक्ट ए में रैंक बनता है 5th और सब्जेक्ट बी में उसका रैंक बनता है 8th, ठीक है। इसी तरीके से ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा हमें गिवन है और इन्हीं रैंक्स के बीच में हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो भी हमने 3 केसेस बोले थे उसमें से ये पहला वाला केस है, व्हेन रैंक्स आर गिवन, ठीक है। रैंक्स हमें गिवन है तो हमें यहाँ पर एक चीज और आप देखोगे कि कोई भी वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हो रही है, मतलब सबके अलग अलग रैंक्स हैं, कहीं पर भी सेम रैंक नहीं है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बनेगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो चाहिए हमें n, ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। तो हमें यहाँ बताया भी है कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, मतलब n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। दूसरी चीज हमें चाहिए d स्क्वायर। तो उससे पहले हम d कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डी स्क्वायर, है ना, उन्हीं वैल्यूज को स्क्वायर कर देंगे। और डी हमने क्या बोला था, ये होता है रैंक्स का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम सब्जेक्ट ए वाले रैंक्स को R1 बोलते हैं और बी वाले सब्जेक्ट के रैंक्स को R2 बोलते हैं तो डिफरेंस डी क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है और बाद में उसी को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। जब ये स्क्वायर वाली वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हमने इनका समेशन ले लेना है, हमें मिल जाएगा समेशन डी स्क्वायर, ठीक है। तो बस फॉर्मूले में पुट करना है, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से हम ये टेबल पहले कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कॉलम्स बनाए हुए हैं, पहले कॉलम में और दूसरे में हमने ए बी की बजाय अब सीधे R1 R2 लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि सब्जेक्ट ए के जो रैंक्स हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं R1 के साथ और सब्जेक्ट बी के जो रैंक्स हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं R2 के साथ, ठीक है। सो सिंपली वी हैव टू टेक द डिफरेंस। तो 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, राइट। उसके बाद है 3 माइनस 4 माइनस 1, 10 माइनस 9 1, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 9 माइनस 10
-1, 7 - 7 0, 8 - 5 3 एंड 1 - 2 -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इनको स्क्वायर कर देना है, डी स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, -3 का स्क्वायर भी 9, 1 1 ज़ा 1, then 1 1, then 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला साथ में, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, राइट। और n हमें पता है, n कितना है हमारे पास, 10, राइट। तो बस वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम समेशन डी स्क्वायर जो डी स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं उसका समेशन ले लेते हैं। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, जब आप इन सबको टोटल करोगे, ये टोटल आता है 36। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज करते हैं पुट। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर आया है 36, होल डिवाइडेड बाय n है 10, तो 10 का क्यूब माइनस 10, ये आ जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 36 होता है 216, डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब हो गया 1000, तो 1000 माइनस 10 हो गया 990। ठीक है, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 0.7818, तो हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 0.782, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आ गया आपका आर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.782। अब ये जो है यहाँ पर जो वैल्यू मिलती है, ये एक्चुअली हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ वैल्यूज होती हैं और यहाँ रैंक्स होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है फॉर्मूले में भी और इसकी नोटेशन में भी। ठीक है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो होगी वो सेम होगी। जैसे हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कार्ल पियर्सन वाले के केस में भी बोलते थे ना कि स्मॉल r की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1, तो कहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन है, कहाँ नो कोरिलेशन है, कहाँ लो हाई या मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, वो सारी चीजें सेम यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू है 0.782, तो ये 0.75 से ऊपर है ना, और 1 तो नहीं है, उसके बीच में है, इसका मतलब इसे हम बोल सकते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, दिस वैल्यू इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अब कोरिलेशन किसके बीच में है, रैंक्स के बीच में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए, ये था जब हमें रैंक्स गिवन थे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमें वैल्यूज गिवन होंगी और हम पहले उसको रैंक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। Okay, so question number 2. Calculate Spearman's coefficient of correlation between marks assigned to 10 students by judges X and Y in a certain competitive test as shown below. तो हमारे पास डेटा गिवन है 10 स्टूडेंट्स का, और उन स्टूडेंट्स को 2 जजेस ने मार्क्स दिए हैं किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, राइट। अब यहाँ पर इसका मतलब हमें वैल्यूज गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका मतलब हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें पहले जो वैल्यूज हैं उनको रैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस बन गया, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक है, तो पहले हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें हमें रैंक्स डायरेक्टली गिवन थे, यहाँ पर हमें रैंक्स गिवन नहीं है, हमें वैल्यूज गिवन है, तो हमें उन वैल्यूज को पहले रैंक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला जो कॉलम है सीरियल नंबर का, इसकी एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कैलकुलेशन में, ये सिंपली आपको बताता है कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है मार्क्स बाय जज एक्स एंड मार्क्स बाय जज वाई। तो इन मार्क्स के बेसिस पर अब हमने रैंक असाइन करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम ही यूज होना है, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख लेना होता है, राइट। अब हमें चाहिए यहाँ पर रैंक्स, तो रैंक देखिए कैसे असाइन करने होते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम बोलते हैं ना जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है वो फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे कम जिसके मार्क्स हैं वो सेकंड पोजीशन है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हम नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलते हैं ना, तो वो हमारे लिए समझना थोड़ा सा इजी होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है हम उसको रैंक 1 असाइन करेंगे। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमें सेम आंसर मिलता है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, अपनी
सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को रैंक 1 देंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू को रैंक 2 देंगे एंड लाइकवाइज। ठीक है, और ये हमने दोनों केसेस में करना है। जज एक्स ने जो मार्क्स दिए हैं उसके लिए हम अलग से रैंक्स लिखेंगे, और जज वाई ने जो मार्क्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अलग से रैंक्स लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमें रैंक क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू को रैंक 1। तो अगर हम मार्क्स बाय जज एक्स की बात करें तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 25, तो हमने क्या करना है, 25 को रैंक दे देना है 1। ठीक है, फिर उससे बड़ी वैल्यू को रैंक 2, 3, 4 अकॉर्डिंगली, और सेम हमने करना है मार्क्स बाय जज वाई के लिए। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो सबसे कम मार्क्स 25 हैं, तो हमने इसको रैंक 1 देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें रैंक 1 हो गया जज एक्स के लिए, और रैंक 2 हो गया जज वाई के लिए। उसके बाद हम लेंगे डिफरेंसेस R1 माइनस R2 जो होता है D के बराबर, और फिर हम उनकी वैल्यूज को कर देंगे स्क्वायर, तो हमें जो जो चाहिए फॉर्मूले में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले ये टेबल कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अब रैंकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेंसिल से रफ में क्या करना है, जो आपको वैल्यूज गिवन है उसके साथ ही छोटा छोटा सा लिख लेना है क्या रैंक्स हैं, क्योंकि अब एक बार आप जज एक्स वाला कॉलम देखोगे, फिर R1 वाला देखोगे, फिर से ये देखोगे, फिर R1 देखोगे, तो इसीलिए एक बार पहले यहाँ रैंक कर लो, फिर सीधे कॉपी पेस्ट उठा के वहां पर कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मार्क्स बाय जज एक्स को रैंकिंग करते हैं। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू 25, इसको हमने देना है रैंक 1। ठीक है, 25 के बाद है इससे बड़ी वैल्यू 27, तो इसको हम देंगे रैंक 2। उसके बाद आइए, इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू है 20s में और कोई नहीं है, 30s में है ये 37, तो हम इसको दे देते हैं रैंक 3। 37 के बाद 38, 38 के बाद हमारे पास है 41, तो हम इसको देते हैं रैंक 5। 41 के बाद हमारे पास है 42, 42 के बाद है 45, 45 के बाद है 52, फिर 53, और लास्ट में आ गया 60। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये सीधे उठा के R1 के नीचे सारी वैल्यूज लिख देते हैं, 8, 9, 6, 10, 7, 5, 3, 4, 1 एंड 2। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम रैंक 2 जज वाई वाले मार्क्स देखते हैं और वहां रैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जज 2 में देखें तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू अगेन 25 ही है, तो इसका रैंक हो जाएगा 1। 25 के बाद हमारे पास है 25 के बाद वी हैव 30, उसके बाद है हमारे पास 32, 32 के बाद हमारे पास आता है 32 के बाद देखिए 30s में और कौन सी वैल्यू है, वी हैव 38। ठीक है, 38 के बाद हमारे पास आता है 39 नहीं है, 40 भी नहीं है, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है 43। 43 के बाद आता है 48, 48 के बाद 50, 50 के बाद है 65, देन 68, और लास्ट में है 77। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी हमने कॉपी पेस्ट कर देना है। R2 के नीचे लिखेंगे 8, 9, 5, 4, 10, 6, 2, 3, 1, 7। तो ये हमने क्यों किया, अब इससे R1 R2 हमारे एडजेसेंट होंगे, तो उससे हमें सब्ट्रैक्ट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉलम में हमने लेने हैं डिफरेंसेस हमारे रैंक्स के। तो डिफरेंसेस हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिफरेंसेस लिखते हैं, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 5 1, 10 माइनस 4 6, 7 minus 10 minus 3, 5 minus 6 minus 1, 3 minus 2 1, 4 minus 3 is 1, 1 minus 1 0, 2 minus 7 minus 5। ठीक है, अब इनको हमने नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर कर देना है, तो स्क्वायर करके हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, 0 का स्क्वायर 0, 0, 1 का स्क्वायर 1, 6 6 36, माइनस 3 इंटू माइनस 3, 3 3 9, 1 1 1 0, 5 5 25। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास इसको करते हैं अब हम टोटल। चलिए पहले लिख लेते हैं हम फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद देखते हैं हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हम लिखते हैं R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, राइट। तो वैल्यूज चलिए D स्क्वायर पहले हम ऐड कर लें,
तो ये हमारे पास आता है, ये समेशन आता है, समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर आया 74 डिवाइडेड बाय n। अगेन हमारे पास यहाँ पर भी 10 है, तो 10 का क्यूब माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 74 इंटू 6 करेंगे, हमारे पास आता है 444 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 10 हो गया 990। ठीक है, तो 444 डिवाइड करेंगे 990 से, तो ये आता है 1 माइनस, चलिए माइनस भी कर लेते हैं, हम -1 भी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5515 है, तो 552 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू। अब ये 0.5 से थोड़ी सी ऊपर है, तो हम इसको मान के चलेंगे दिस इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, 0.5 से ऊपर है, 0.75 से नीचे है, तो ये हो गया मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस इन केस ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। ठीक है, तो हमने जो अभी दो केसेस किए, दोनों केसेस में सेम फॉर्मूला यूज होता है। रैंक्स गिवन है तो भी वही फॉर्मूला, रैंक्स नहीं गिवन है तो पहले हम रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। और एक चीज आपने और देखी होगी, यहाँ पर जब हमने रैंक्स दिए हैं तो कोई भी रैंक रिपीट नहीं हुआ है, मतलब कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के नंबर एक जैसे नहीं है, तो इसीलिए ये इक्वल रैंक्स का केस नहीं है। ठीक है, सबके इंडिविजुअल रैंक्स हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज हुआ है, राइट। इसके बाद अब एक और केस रहता है व्हेन रैंक्स आर इक्वल, वो हम आज नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉर्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम चाहते हैं कि वो फॉर्मूला करने से पहले ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसी फॉर्मूले में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें वो थर्ड केस के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो विद दिस आई होप आपको इसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कहीं पर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।